हमारे सामने देश के कानून मंत्री मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल साहब। लेकिन कानून मंत्री से पहले वो एक डिसिप्लिन्ड, डाउन टू अर्थ और सबसे बड़ी बात साइलेंट वर्कर हैं। और यही वजह है कि उनको उनके पार्टी के सीनियर जो बड़े नेता हैं और उनकी पार्टी उन्हें पसंद करती है। और यही वजह है कि आज वो बन गए हैं जो आज यहां पर मौजूद हैं। उनके निष्ठावान, उनके साइलेंट वर्किंग जो स्टाइल है उसकी वजह से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अदिति जी। सर, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि देश में अभी सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है वो यूसीसी पर है, जिसपे क्लैरिटी नहीं है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आज आपसे लेंगे। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, यूसीसी देश के लिए कानून है, सभी नागरिकों के लिए कानून है, लेकिन ये इतना बड़ा हवा क्यों है? जनता इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही और सरकार इसे ढंग से समझा क्यों नहीं पा रही? देखिए, जब संविधान बन रहा था तब इस पे संविधान सभा में भी चर्चा हुई जी। और हमारे संविधान निर्माताओं में से एक प्रमुख, संविधान निर्माण में जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, जिनको हम संविधान के शिल्पी भी कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने उस समय भी खड़े होकर के कहा था कि हम कई ऐसे कानून हैं देश में जो सभी वर्गों पे लागू हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, आईपीसी लागू है भाई, सीआरपीसी लागू है, प्रॉपर्टी एक्ट लागू है, उदाहरण दिया। लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि कोई अपने धर्म के अनुसार कोई विवाह या दहेज उसकी पालन करता है तो हमें आपत्ति नहीं है, और अभी नहीं, इसको बाद में देखेंगे। अन्यथा संविधान निर्माताओं का मन तो यही था कि देश आजाद हो रहा है और सब नागरिकों के लिए एक जैसे कानून हो, ये विषय था। लेकिन लंबे समय तक अटका रहा। वर्तमान में आपको बताना चाहता हूं कि गोवा में करीब करीब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा वातावरण है, काफी समय से है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अभी पास किया है और हमारे यहाँ भारत सरकार में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो अलग अलग स्टेक होल्डर से इस संबंध में कंसल्टेशन कर रहा है। तो सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप भी चर्चा कर रहे हो। सर, कई ऐसे प्रोविजन हैं इसमें जो राज्य लागू नहीं कर सकते, वो केंद्र के पास ही है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया कि केंद्र ही इसको पास करता और केंद्र फिर एक साथ सारे राज्यों में लागू करता, अलग अलग राज्यों में? देखिए, राज्यों को भी अधिकार है और राज्यों ने इसमें कभी पहल नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की। अभी उत्तराखंड ने पहल की है, अच्छी बात है ना। और नेशनल लॉ कमीशन जब अपनी रिपोर्ट देगा, जब आगे की कार्रवाई होगी इस संबंध में। सर, एक और चीज समझते हैं, आपने गोवा का जिक्र किया। गोवा में जब ये कानून लागू है तो ये सब पर लागू है, हिंदुओं पर है, मुस्लिम पर है, वहां पे जितने भी समुदाय हैं। लेकिन उत्तराखंड में लागू होता है तो आदिवासी बाहर हो जाते हैं। अब अगर राजस्थान का जिक्र करते हैं, आप फर्ज कीजिए राजस्थान में जाट कम्युनिटी कहती है कि हमें नहीं चाहिए, तो अगर वो उसमें से जाट को बाहर कर देते हैं, इस पर अब सियासत हो रही है। और अब ये कहा जा रहा है, जैसे ओवैसी साहब का अगर जिक्र करें, वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा टारगेट मुस्लिम समुदाय पर है। नहीं, आदिवासियों को क्यों एग्जेम्प्ट किया गया? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं जी। वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं जी। संविधान में कुछ संरक्षण दिए हुए हैं कुछ वर्गों को, ठीक, वो विषय अलग है। लेकिन एक नागरिक के नाते किसको कैसा आचरण करना चाहिए, उसमें आप उत्तराखंड का भी देखें तो सारे नागरिक के नाते आचरण सारों का सेम है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक नागरिक है, वो रोड पे चल रहा है, उसको लेफ्ट साइड से चलना चाहिए जैसे एक्सीडेंट नहीं हो, तो कोई कहेगा मैं तो राइट से चलूंगा, मेरा धर्म ये कह रहा है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये जो कानून है वो नागरिकों के लिए है। तो नागरिकों के लिए आचरण में सारे कानून में सब समान है, यही विषय है। और जो आप कह रहे हो वो संविधान में कुछ संरक्षण है, वो दूसरा विषय है, उसको इसके साथ घालमेल नहीं करना चाहिए। तो सर, जो ये कंफ्यूजन है, मैं चाहूंगी देश के कानून मंत्री जब ये बात जनता को कहते हैं तो आप आसान शब्दों में बताइए कि क्यों जनता को इस यूसीसी को हवा ना समझ के डरना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, ये विषय तो कई बार चर्चा में आ ही गया ना।
और हम तो जनता से, आपसे भी कंसल्टेशन प्रोसेस में सुझाव हैं तो दीजिए। तो सर कानून मंत्रालय में ही हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट पेश करेंगे। हम तो हर जगह से सवाल ये सुझाव ले रहे हैं, आप भी सुझाव दे रहे हैं, वो हमारे जेम में बैठ रहा है। सर तो कुछ युवाओं की तरफ से सुझाव भी है और कंफ्यूजन भी है, वो आपसे समझते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इस पे काफी चर्चा हो रही है। युवाओं का ये मानना है कि हमारी प्राइवेसी का हनन है। वो ये मानते हैं कि अगर आप लिव इन में रहेंगे तो भी आपको 1 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना है, आप ब्रेकअप होता है तो भी आपको 1 महीने बाद बताना है। तो ये बहुत ज्यादा प्राइवेसी का हनन है। तो इसमें युवाओं की सोच सही है क्या? वो इसमें बदलाव हो सकता देखिए, है? मैं अदिति जी ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी अच्छे कानून जब भी आते हैं जो देश सुधार के होते हैं, देश के लिए आवश्यक होते हैं, कुछ वर्ग ऐसे जुड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं। अब आधार आया, कितना अच्छा था, लेकिन प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। जो अच्छी चीजें हैं उनको अटकाना नहीं चाहिए। जितने भी युवा हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने स्लोगन दिया, नए भारत की नई उड़ान। इस उड़ान में ये भी सम्मिलित है, उड़ो देश आगे बढ़ेगा और भारत तीसरी महाशक्ति तो जल्दी बन जाएगा इकोनॉमी में, और 2047 तक तो भारत कहां पहुंचेगा इसकी कल्पना नहीं पर है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है, जैसे समलैंगिक संबंधों में भी सुप्रीम कोर्ट तक गए और बदलाव हुआ, तो क्या ऐसा प्रावधान युवाओं के लिए इसमें मिलेगा लिव इन रिलेशनशिप? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा सोचिए कि जब यूसीसी लागू उत्तराखंड में हो रहा है तो सभी नागरिकों पे एक जैसा रहेगा ना। इसमें दिक्कत कहां है? कोई अड़चन पता नहीं क्यों पैदा कर रहे जी। हैं, सभी के लिए है ना। जी। सर, जब आपने कानून मंत्रालय संभाला उस समय एक माहौल था कि सरकार और जुडिशरी के बीच में काफी खींचतान है, लेकिन जब आपने संभाला और अब तक सडनली वो मुद्दे गायब हो गए, तो वो क्या गुण और किस तरीके से आपने जुडिशरी और सरकार के बीच में वो तालमेल बिठाया? देखिए अदिति जी, संविधान का जो आर्टिकल 50 है वो ये कहता है कि तीनों अंग, कार्यपालिका, जी न्यायपालिका और विधायिका, जी इनका काम भी बटा हुआ है, इनकी ताकत भी बंटी हुई है, और ये मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। कोई ये कहे कि मैं सुप्रीम हूं, कोई भी अंग, जी तो संविधान उसको अनुमति नहीं देता। किसी मामले में कोई सुप्रीम होगा, जैसे जुडिशियल रिव्यू है तो उसमें न्यायपालिका सुप्रीम है, लेकिन अगर संविधान में संशोधन करना है तो वहां संसद सुप्रीम है। अगर किसी चीज का इंप्लीमेंट करना है तो वहां कार्यपालिका सुप्रीम है। तो संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान कठोर भी बनाया जी और लचीला भी बनाया। इसलिए हमारे आसपास देश आजाद हुए, लेकिन किसी में कोई अशांति है, किसी में कोई अशांति है। भारत में अगर शांति है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए भारत की नई उड़ान ले रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है भारतीय संविधान। इतिहास में सर आपका नाम दर्ज हो गया, क्योंकि जब अंग्रेजों का कानून पीनल कोड जिस पर चली आ रही थी सालों साल, भारत में जो पूरी व्यवस्था थी, वो बदला जब आप कानून मंत्री थे। इस पे सोच कैसे आई, ये कब सोचा गया, और इसके साथ साथ अभी तक कितने कानून पुराने बदले गए और क्यों? देखिए, हमारे इतिहास के अच्छे जानकार हमारे मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब बैठे हैं, इन्होंने अभी एक जिक्र किया, तो मैं भी थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूं। 1857 में जी हमारा तो स्वतंत्रता संग्राम का वो आंदोलन था, अंग्रेजों ने उसको गदर कहा। उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय नागरिकों को दंडित कैसे करें, इसलिए सारी चीजें वहां से उठा लाए। ये आयरिश पीनल कोड था, ओके। तुरंत ही उन्होंने उठा करके आयरिश शब्द हटाया और इंडियन पीनल कोड कर दिया। उनको हमारे नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो दंड विधान लाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए हम न्याय विधान लाए। ये फर्क है। और सर कितने कानून और बदले हैं और कितने बदलने हैं अभी तक? देखिए, ये 3 ऐसे कानून थे, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तुरंत 1857 के बाद हमारे यहाँ आए। कोई 1870 में आया, 72 में आया, ये ऐसे उस समय आए और किसी ने हिम्मत नहीं की। अब आप इंडियन एविडेंस एक्ट में देखेंगे क्राउन शब्द का जिक्र है। अभी क्या जरूरत है क्राउन की? ये नरेंद्र मोदी जी में होता है। ये जो आपने शब्द यूज किया ना, नए भारत की नई उड़ान, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारतीय भाव से कानून क्यों नहीं बने। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो नई संसद भवन बनी तो उसका भी विरोध किया। भाई क्या है इसमें, क्यों विरोध कर रहे हो भाई?
तो ऐसे इन कानूनों के जब ये आ रहे थे संसद में तब भी कुछ लोग तो विरोध कर रहे थे, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि ये भारतीयता का भाव लिए हुए कानून है। भारत आगे बढ़े, भारत नई उड़ान ले, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है और अभिनंदन है। बहुत से लोगों ने कहा, इवन अपोजिशन ने भी कहा। बिल्कुल सर, क्योंकि एसपी साहब से भी राम मंदिर पर काफी जिक्र हुआ और ऐसा हो कि राम मंदिर पर जिक्र ना हो आज की तारीख में। लेकिन सर मेरा सवाल यह है कि राममय हुआ, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा माहौल राममय था, राम मंदिर का निर्माण हो गया, ये आपके लंबे समय से चली आ रही आपका जो वादा था देश के लिए वो भी आपने पूरा किया। लेकिन सर जब ये पता है भाजपा को, आपको भी पता है, एसपी साहब को भी पता है, नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि वो सरकार वापस ला रहे हैं, विपक्ष के साथ बैठे तो दबी जबान में उनको भी पता है कि सरकार मोदी जी की आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी श्वेत पत्र लाना, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को वापस लाना, आरएलडी के साथ समझौता, उसके बावजूद इन सब की जरूरत क्यों? देखिए, आपने श्वेत पत्र का जिक्र किया जी तो इस देश में ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कोई श्वेत पत्र आ रहा है। जी 1959 में भी श्वेत पत्र आया था इंडो चाइना रिलेशन को लेकर के। जब इमरजेंसी आई थी तो मीडिया का रोल, मीडिया को कैसे कंट्रोल किया, इमरजेंसी में दबाया, इसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी जी व्हाइट पेपर लेकर के आए थे। तो व्हाइट पेपर तो लाने की हमारी संसदीय, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का एक पार्ट है। हम देश को ये बताना चाहते हैं कि 4 और 14 के बीच में इन्होंने कितने खड्डे किए, देश को जानने का हक है। हमने उन खड्डों को भरा भी और देश को आगे ले गए। विकसित भारत बनाने की कल्पना को हम साकार करने में लग गए। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी इन्होंने छोड़ी थी, हम 5 टॉप इकोनॉमी में देश को ले आए। हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान, जिसका जिक्र आपने किया अभी, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई एक घटना नहीं है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है अयोध्या में, एक ये बड़ा हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का विषय है। लेकिन ये एक घटना नहीं है जी, आप इसको देखिए। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है जिसमें केदारनाथ जी ठीक होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है जिसमें काशी भव्य बनती है। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है जिसमें महाकाल पे कॉरिडोर बनता है। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है सोमनाथ ठीक होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है रामेश्वरम ठीक होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है कि नरेंद्र मोदी जी से आने से पहले इस देश की मूर्तियां चोरी हो जाती थी, वापिस लाते तो थे लेकिन दबी जबान से बगावत करते थे। नरेंद्र मोदी जी तक जो मूर्तियां चोरी हुई थी वो 13 ही वापिस आई, और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से अब तक 231 चोरी हुई मूर्तियां भी हमें भारत में वापस ले। ये नरेंद्र मोदी का कालखंड है, ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कालखंड है। बिल्कुल सर, लेकिन अब आप पे आरोप तो लगता है कि पॉलिटिक्स थ्रू रिलीजन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ये भारत, देखिए भारत पहचाना कैसे जाता है? अपने संस्कृति से, संस्कृति से। और मैंने तो कई जगह कहा है कि जब वर्षा आती है तो प्रकृति खुश होती है, और जब कोई संत आता है तो संस्कृति खुश होती है। तो नरेंद्र मोदी का कालखंड संतों का सम्मान। कल भी आप देखिए ना, कहीं जाते हैं तो भारतीय संस्कृति, पहले तो परहेज करते थे, गंगा आरती भी नहीं करनी। अरे गंगा आरती भी नहीं करनी क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं जो भारतीय संस्कृति का, मैं संस्कृति मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हूं, इसलिए मुझे पता है जी कि इतने कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुए। बिल्कुल कभी नहीं हुए। ये राजपथ ही रहता। ये नरेंद्र मोदी जी आए इसलिए सुभाष बोस को सम्मान देने के लिए कर्तव्य पथ बनाया, और वहां पे सुभाष बोस की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई थी। ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी वहां। तो ये जो पंच प्रण है प्रधानमंत्री मोदी जी के, विकसित भारत, मानव केंद्रित, गुलामी के अंशों का अंत, विरासत पे गर्व, ये भाव है।
लेकिन सर जैसे आपने नकार दिया पॉलिटिक्स थ्रू रिलीजन, लेकिन एक चीज और पूछते हैं, आप पे आरोप ये भी है बतौर कानून मंत्री, आपकी सोच क्या है इसको लेकर? ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आप पे मामला हमेशा रहता है, जिसको लेकर संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, तो ये कितना सही है और ये कितना आम आदमी की मानसिकता पे इफेक्ट करेगा कि जब जब चुनाव होता है, अब राजस्थान का जिक्र है, चुनाव होते हैं ईडी पहुंच जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ईडी चुनाव के समय पहुंचती है क्या? अगर किसी ने गड़बड़ की है तो अगर चुनाव का समय है तो ये नहीं देखा जाएगा किसी ने चोरी की है। प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि ईडी और सीबीआई ये हमारे समय तो बनी नहीं है, ये सेंट्रल एजेंसीज हैं, बिल्कुल जांच करती हैं। जब कोई केस में पता चलता है कि नहीं ये इन्वॉल्व है, तब वो जांच करने के लिए, रेड करने के लिए जाते हैं। अगर कोई समन के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, कि कई जगह समन दे करके भी बुलाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं यहाँ राजनीति में जो समन दे तो हम समन का सम्मान ही नहीं करते। कई ऐसे हैं कि नहीं हम तो आएंगे ही नहीं। एक अभी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो दिल्ली आए फिर भी नहीं आए, अंत में पेश होना ही पड़ा। तो देखिए कानून अपना काम करता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसमें एक बहुत अच्छी चीज की थी कि हम रूल ऑफ लॉ स्थापित कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी है उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा, ये भाव अब चला गया। अब रूल ऑफ लॉ में सब बराबर है। राजनीति के क्षेत्र में भी काम करने वाले अगर गलत करेंगे तो ईडी और सीबीआई का सामना उनको करना ही पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का कालखंड है। सर लंबे समय से आप संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, आप काम संभाल रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर सस्पेंड किए गए एमपीज, जिसका विरोध हुआ और शायद कई सत्र सिर्फ हंगामे के आहूत हो गए, क्योंकि जैसे हंगामा हुआ 5 सस्पेंड, फिर हुआ 10 सस्पेंड, और जिसका आंकड़ा 100 के पार, 150 के पार हो गया। देखिए अदिति जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। आपके माध्यम से इनको सुनने को मौका मिलेगा, जो देख रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। जब नई संसद भवन बनी थी तो हमारे दोनों हाउस में बीएससी हुई थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। स्पीकर साहब के यहाँ भी हुई थी और राज्यसभा चेयरमैन हमारे धनखड़ साहब के यहाँ भी हुई थी। उन्होंने कहा भाई नई संसद भवन में आप प्ले कार्ड लेकर के नहीं आएंगे, हम ऐसा मानते हैं। और कोई ये नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, ऐसे कई विधानसभाओं में प्रावधान कर रखा है। तो छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी दिया कि जैसे कोई प्ले कार्ड लेकर ऑटोमेटिक सस्पेंड, वेल में आया ऑटोमेटिक सस्पेंड, कई राज्यों ने करा है। ऐसा नहीं है कि हम करें, कई देशों में। तो उन्होंने कहा आप अपनी बात अपनी सीट से कहेंगे, आप अपनी बात जितने जोर से बोलना चाहिए बोलेंगे। विरोध करने के और तरीके हैं, वेल में आने का भी एक तरीका है, वॉकआउट करने का भी एक तरीका है, लेकिन प्ले कार्ड लेकर के आप नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा साहब आप ठीक कह रहे हैं कि आगे से हम हमारा आचरण सुधारेंगे और प्ले कार्ड लेकर के नहीं आएंगे। तो उन्होंने पूछा कि अगर प्ले कार्ड लेकर के आएंगे तो क्या करना चाहिए? बोला हमें सस्पेंड कर देना चाहिए। तो पहली वार्निंग स्पीकर साहब ने दी कि भाई आपने कहा था प्ले कार्ड लेकर के आए तो हमें सस्पेंड कर दें, तो वो सस्पेंड ही होना चाह रहे थे। पता नहीं क्या था, कहा हाँ हमें तो सस्पेंड करो आप, राजनीति, वो राजनीति करना चाह रहे थे। तो जब विपक्ष संसदीय परंपराओं का हनन भी करे और राजनीति करे तो जनता को अच्छा नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में सर आपको क्या लगता है कि डिसिप्लिन जरूरी है या डायलॉग? डिसिप्लिन तो है कि प्ले कार्ड लाएंगे हटा देंगे, या डायलॉग जरूरी है कि उनको बैठ के बात की जाए जिससे चर्चा हो हाउस में? आपको क्या लगता है? ये जो बीएससी की मीटिंग थी डायलॉग का ही पार्ट था ना। हमने उसके बाद भी कहा कि आप प्ले कार्ड लेकर के मत आओ, तो सारे आदमी सस्पेंड ही होना चाह रहे थे। नहीं हम तो प्ले कार्ड लेकर के ही आएंगे, हमें भी सस्पेंड करो। कई तो ऐसे थे तो हमें आकर के रिक्वेस्ट करते थे हमें सस्पेंड कब कर रहे। ये जनता को मैं बताना चाह रहा हूं, कोई हमने सस्पेंड, हमारा कोई शौक था सस्पेंड करने का, ऐसा नहीं था जी। ये प्ले कार्ड लेकर के हम नहीं आएंगे, ये उन्होंने वचन दिया था। वचन भंग होने पे स्पीकर साहब, अच्छा ये सरकार का काम भी नहीं है सस्पेंड करना, ये तो पीठासीन अधिकारियों का काम है। उन्होंने बार बार पूछा कि आप प्ले कार्ड लेकर के क्यों आ रहे हो, तो वो रिक्वेस्ट करने लगे भी हमें भी सस्पेंड करो। अन्यथा जब ये सत्र शुरू हुआ तब डायलॉग ही किया ना जी। तब सारे वापिस भी आए, जिनमें प्रिविलेज कमेटी में जो गए हुए थे उनको छोड़ करके सारे वापिस आए ना।
सर, नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं और उस पर राजनीति होती है। जाहिर तौर पर देश के प्रधानमंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं। अब एक भारत रत्न को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पहले कहा कर्पूरी ठाकुर जी को किया, नीतीश कुमार जी आ गए। फिर अडवाणी जी पर एक सवाल था कि वो राम मंदिर गए नहीं गए, उनको उतना श्रेय मिला, अडवाणी जी को मिल गया। अब आज 3 बड़े नाम हुए जिसको अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो आरएलडी से समझौता, और चौधरी चरण सिंह जी का इम्पैक्ट तो सर राजस्थान में भी है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे, हरियाणा में भी है। और तो ये राजनीतिक तरीके से 2024 के लिए सीट बाय सीट, कास्ट बाय कास्ट इसकी पूरी तैयारी हो रही है। देखिए, भारत रत्न जिनको हक था उनको मिलना चाहिए। अब जैसे आपने एक नाम लिया कर्पूरी ठाकुर साहब का, उनको भारत रत्न उस समय मिल जाना चाहिए। वो सामाजिक न्याय के इतने बड़े आदमी थे, उस समय मिल जाना चाहिए। लेकिन राजनीति भारत रत्न में कौन कर रहे हैं? देखिए, आप कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत रत्न तो जिंदे जी दिया ही नहीं जा रहा है। नेहरू जी को नहीं मिला भारत रत्न, इंदिरा जी को नहीं मिला भारत रत्न, समझ में ही नहीं आ रहा है। इन्होंने भारत रत्न एक फैमिली की प्रॉपर्टी मान लिया। नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा जो भारत रत्न के हकदार थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, एसपी सिंह साहब, बघेल साहब अच्छा कह रहे हैं कि उनको तो भारत रत्न उस समय मिल जाना चाहिए ना, जब जिंदा थे तब भी मिल जाना चाहिए। 56 के बाद तो डिमांड हुई लोकसभा में भयंकर, आरपीआई के 10 एमपी थे, उन्होंने हंगामा किया कि भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हो, तो भी नहीं दिया। तो और कब दिया? जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तब दिया, जब अटल जी, अडवाणी जी बाहर से हम समर्थन कर रहे थे तब दिया। तो भारत रत्न में तो ये राजनीति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया। क्या मदन मोहन मालवीय जी भारत रत्न के हकदार नहीं थे क्या? अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया, प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया, ध्यान है ना? बिल्कुल। ये राजनीति नहीं है। जो लोग भारत रत्न के हकदार थे, जो वंचित रह गए, वंचितों को वरीयता देने का काम भी नरेंद्र मोदी का है। इस दिशा में भी बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आज पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया, जो रिफॉर्म्स की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन एक राजनीति जो आज की तारीख में राम मंदिर हो गया, लेकिन एक SC ST OBC, इस पे बड़ी राजनीति होती है। पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि OBC आरक्षण दो, जब महिला वंदन बिल आया, और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में बार बार SC ST OBC या तो उनके काम में नजर आ जाता है, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो पूरा सेटअप तैयार हुआ डिप्टी CM का, उसमें नजर आता है। तो सर, आपके मुंह से जरूर समझना चाहेंगे कि जो SC ST OBC जो वोटर हैं वो क्या सोचता है देश में। आप तो मिलते हैं, आप अपने बीकानेर जाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मैंने ही पेश किया था लोकसभा में, बिल्कुल। और उस समय वो बोले थे, जिसका आप जिक्र किया, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी। देखिए, OBC वर्ग का हमेशा से ही कांग्रेस ने विरोध किया। ये पता नहीं कैसे राहुल गांधी जी को अब कोई किसी ने कह दिया, लिख दिया। कांग्रेस की तो कल्चर रही है जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 51 में एक इस्तीफा भेजते हैं कि मैं कानून मंत्री नहीं रहना चाहता, उसके कारण गिनाते हैं। उसमें एक कारण और है, जो नेहरू जी को कहते हैं कि आपने वादा किया था कि मैं OBC जातियों के लिए एक कमीशन बनाऊंगा, और आपने कमीशन नहीं बनाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो बाबा साहब तो 51 में कह रहे थे कि आप OBC जातियों का आपने कमीशन बनाना चाहिए। फिर कमीशन बन गया तो उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, वो मोदी जी ने दिया। देखिए, कांग्रेस लगातार OBC समाज का अपमान करती रही है। सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कितना अपमान किया। ये अब जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। और कल परसों तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, उनको शायद या तो जानकारी नहीं है, पता नहीं है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। मैं तो इनके गांव गया हूं, पिछड़े समाज से, इनका वडनगर गांव देखो, इनका एरिया देखो। राजस्थान में इनका समाज, हमारे जो रहते हैं तो उनके आपस में शादियां भी होती है। शुरू से ही पिछड़े वर्ग से ही आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर भी भ्रम फैलाना, गलत दुष्प्रचार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, इसके कारण उनको लगा कि ये SC ST का वर्ग भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चला गया।
ओबीसी का वर्ग भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। एससी वर्ग, जैसे आपने कहा आप घूमते हो, हम घूमते हैं, जैसे एससी वर्ग वो चाहता है कि जो बाबा साहब का सम्मान करेगा हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब का सम्मान किया, पंचतीर्थ नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। बस सर यही खबर है, जो उन्होंने सम्मान किया तो जिसके साथ खड़े मिलेंगे, यानी अब एससी वर्ग पूरी तरीके से मोदी जी के साथ। ऐसे एसटी वर्ग भी, भगवान बिरसा मुंडा, कितना बड़ा सम्मान दिया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं तो राजस्थान से आ रहा हूं, मानगढ़ धाम में और कौन और कोई प्रधानमंत्री गया है क्या? नरेंद्र मोदी जी गए, जहां एक ही दिन में अंग्रेजों ने। मानगढ़ धाम की राजनीति तो राजीव गांधी के समय से हो रही है। नहीं, गया कौन था? नरेंद्र मोदी जी गए ना, प्रधानमंत्री के नाते मैं ये कह रहा हूं। और राजनीति कर, कांग्रेस भी कर रही है राजनीति उनकी, राहुल जी भी जाते हैं, और वो बाद में जी। गए और वहां जाकर के वो एक नया भ्रम पैदा कर दिया, वहां जाकर के अलग बोले। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी का सोच पता नहीं क्या हो गया है। मानगढ़ धाम वो गए तो क्या हम क्या आदिवासी बोलते नहीं है उनको, लेकिन बस गलत बोलना, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलना, भ्रम फैलाना, ये भ्रम फैलाने के लिए देखिए अब एससी एसटी और ओबीसी वर्ग कांग्रेस की चालों को समझ चुका है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। बिल्कुल सर, लेकिन आपने राजस्थान का जिक्र किया तो मेरे दो छोटे सवाल आपसे। राजस्थान में यूसीसी कब तक लागू होगा? क्या उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बनेगा कि यूसीसी लागू जल्द से जल्द हो जाए? आप राजस्थान से आते हैं, कोई गाइडेंस आपकी तरफ से? नहीं, सभी राज्य अपना अपना काम कर रहे हैं जी, राजस्थान भी अपना काम कर रहा है। सर अभी हाल ही में कल बिल आया, आपके मैनिफेस्टो में कहा गया था कि पेट्रोल वैट को लेकर काफी जिक्र हुआ और इस बार बिल में वो निराशा हुई। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये चर्चा थी कि पेट्रोल के दाम कम होंगे, कि चुनाव से पहले हो जाएंगे, इस बिल में नहीं हुए, इसको कैसे देखें? जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बना था उसका संयोजक मैं ही था जी। हमने उसमें डाला है, निश्चित रूप से डाला है, लेकिन ये राजस्थान सरकार का अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आगे आने वाले समय में जो हमें दिशा दिखानी है, उस बातों का जिक्र होता है। जो हमारा संकल्प पत्र है, हमारी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, संकल्प पत्र की सारी बातें हम पूरी करेंगे। कुछ बातें तो बहुत जल्दी पूरी हो भी गई है। तो मतलब मैं ये मान लूं कि राजस्थान में पेट्रोल यह डीजल में संकल्प वैट पत्र कम- में जितना लिखा हुआ है ना, वो सब बातें पूरी होगी। ये मैं राजस्थान सरकार की ओर से भी कह सकता हूं। तो 2024 से पहले राजस्थान में पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं। क्या 2024 के चुनाव से देखिए, जो पेट्रोल और डीजल के दामों का रेशनलाइज करने की बात हमने संकल्प पत्र में की है और वो जरूर बहुत ही शीघ्र उसको पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने हाल ही में राजस्थान के सांसदों के साथ एक बैठक की जिसमें आपने बहुत मोटिवेटिंग भाषण में ये बात कह डाली कि चाहे टिकट मिले या ना मिले, काम करते रहना है, और उसके बाद से कई सांसदों को बुखार आ गया है। कैसे बुखार उतारा जाए? टिकट देना काम पार्टी का है जी, और पार्टी अपने जो उनका एक पैमाना है। हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी बैठे हैं, पिछली बार ये हमारे प्रभारी थे, इनको पता है कि टिकट देने के पैमाने क्या हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि सभी को भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है और हम सब करेंगे काम भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल सर, समय का अभाव है, नहीं तो आपसे चर्चा शायद शाम तक चल सकती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज आए, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अदिति जी, आपको भी बहुत बहुत, और जेसी बोस को भी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।